हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका बिहार बोर्ड 2025 का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला है। तो आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी शुरू होइए। और सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग करिएगा ट्राई, ताकि आपको बाद में पता चले कि मैंने गलती कहाँ पे किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या वैसा होता है जो p बाई क्यू के रूप में होता है, जहाँ पर q क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। और हम ये कहते हैं कि अगर हम परिमेय संख्या को अगर q को 1 ले ले तो p ऊपर बच जाएगा, तो इसको हम परिमेय बोल सकते हैं। तो अगर हम परिमेय देखें तो हमारा c हो जाएगा, क्योंकि यहाँ √4 है, तो इसको हम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांकों का रूप क्या होगा? एक कोई पूर्णांक है, ठीक है, m जो है सो पूर्णांक है, और बोल रहा है कि इसका विषम कौन होगा। तो विषम यानी जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ऐसा संख्या हो जो 2 से एक ज़्यादा हो। तो जैसे इसमें देखो, एक संख्या दिया है, मल्टीप्लाई किया है 2 से, और एक इसमें ऐड कर दिया, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये जो होगा सिर्फ 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रशांत है? प्रशांत हो तो उसका दशमलव होता है जो क्या होता है, पूरी कट जाता है, जो मतलब पॉइंट में जाने के बाद भी वो पूरा कट जाता है। तो अगर हम इसको बारी बारी से चेक करते हैं, हाँ, तो बारी बारी से इसको करते हैं सोल्व। आप लोग कर लीजिएगा इसका। हम मेरे पास पहले से आंसर है, तो इसको हम बतला दे रहे हैं कितना आंसर होगा। आप लोग इसको एक बार खुद से ट्राई जरूर करिए। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 0.87 के करली है, मतलब इसको जो है ना, इसको हम कितना लिख सकते हैं परिमेय संख्या में। तो अगर आप इसको सोल्व करिएगा तो ऐसे इसका थोड़ा मेथड अच्छी होता है। जैसे हम इसको मान लेते हैं x इक्वल टू, और ये जो करली इसको हम 7 करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 8.7777 हो जाते हैं। फिर अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 8777 हो जाते हैं। अब हम दोनों को अगर घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू 87.77 माइनस 8.7777 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा 19x 19, और इसको अगर हम घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 79 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो 79/90 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो होगा से सी होगा। कौन सा हो जाएगा, सी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, वो बोल रहा है 540 इक्वल टू 2 का पावर x, 3 का पावर y और 5 का पावर इतना, तो x प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा? तो इसका अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि अगर 540 को हम गुणनखट तोड़ते हैं, तो अगर यहाँ से 2 से तोड़ेंगे तो 270 हो जाएगा, फिर 2 से 135 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 से अगर करते हैं तो ये हो जाएगा 45, फिर यहाँ से 3 से करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 15, फिर यहाँ 3 से करते हैं तो 5 हो जाएगा। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अगर हम इसको करते हैं तो ये आ जाएगा 540, यानी 2 का पावर 2 हो गया मल्टीप्लाई 3 का पावर 3 और 5 का पावर 1, यानी हम इससे अगर कंपेयर करें 2 का पावर x प्लस 3 का पावर y प्लस नहीं गुना
5 का पावर जेड। तो x का वैल्यू हो गया अपन हमारा हो गया 2, y का हो गया 3 और z का हो गया 1। तो x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू कितना होगा? x प्लस वाई माइनस जेड का वैल्यू कितना होता है? x प्लस कितना है? तो x का वैल्यू 2, y का 3 और z का 1। तो ये हो जाए 3 2 5 यानी 4 आंसर। तो इसका 4 कौन सा है? यानी ए। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय वो होता है जो रूट के अंदर होता है, जो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, रूट के बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे हम इसका निकालेंगे तो इसका एक ऐसा जगह है, इसको ये 13 है तो इसका हो जाएगा 13 है, और फिर ये भी एक परिमेय संख्या ही होता है अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो। एक बचा ये, अगर 10 को 100 से करें तो 1/10, और 10 जो होता है किसी का रूट नहीं होता, तो हमारा परिमेय हो जाएगा डी आंसर। 6 का कौन सा हो जाएगा? डी। अब यहाँ बोल रहा है यदि m और n दो अभाज्य संख्या तो उनका महत्व समावर्तक होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF पूछ रहा है। HCF मतलब जो कॉमन होता है। तो m अगर क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक से डिवाइड हो और फिर खुद से हो, यानी इसका जो फैक्टर होता है सो 1 और m होता है, और फिर इसमें भी जो होता है जो n है इसका भी हो जाएगा इतना, इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये और किसी से डिवाइड नहीं है, एक से होते हैं और खुद से होते हैं। तो इसका जो HCF होता है वो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। अब पूछ रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम 182 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? यानी हमसे पूछ रहा है कि एक जो संख्या है, दो संख्या है ए और बी मांगते हैं, उसका है 2366 है। कितना है? 2366। और हमको LCM दे रखा है 182। तो इसका पूछ रहा है कि HCF कितना होगा? तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुना इक्वल टू होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो दो संख्याओं का गुना कितना है? 2366, और LCM को नीचे ला देंगे तो LCM कितना हो गया? 182 इक्वल टू HCF। तो 182, और फिर इसको अगर हम भागा देंगे तो ये आ जाएगा 13। कितना आ जाएगा? 13। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। कौन सा होगा? ए। फिर यहाँ पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? दशमलव प्रसार अशांत मतलब जो भागा पॉइंट के बाद भी भागा होते जाए, जो कभी क्या हो कि ख़त्म ना हो, मतलब हमेशा वो चलता रहे। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो आएगा डी। आप लोग इसको कर लीजिएगा क्योंकि उतना भी टाइम नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना है, आप लोग करिएगा। हम बता दिए ऐसा जो होता है, मतलब पॉइंट के बाद हमेशा मान लो 1 2 4 5 6 7 8, मतलब हमेशा ये ऐसे ही जाता रहेगा या फिर रिपीट होता रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार अशांत संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बोल रहा है यदि p इक्वल टू इतना है a और b तथा q है a का पावर 4 b, जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। a और b अभाज्य संख्या है। अभी हम पीछे बताएं a और b क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और खुद से ही डिवाइड होता है। तो इसका पूछ रहा है लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? अगर हम p का जो फैक्टर करते हैं, अगर हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं तो a जो है तो ए का गुणनखंड क्या होगा? जब ये अभाज्य संख्या है तो इसका हो जाएगा a गुने b, और जिस तरह से b का भी हो जाएगा वैसे ही 1 गुने b। तो 1 का तो लेते जब ये किसी के गुने में है तो 1 को हम हटा सकते हैं। तो अगर हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे p का तो क्या हो जाएगा? a गुने b गुने b। उसी तरह अगर हम q का तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? a गुने a गुने a गुने a गुने b हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में अब क्या पूछ रहे हैं? लघुत्तम पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? लघुत्तम। तो सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं। तो यहाँ a कॉमन है और यहाँ पे b कॉमन है। तो ये
ये दोनों को हम लिख लेते पहले, LCM A गुने B, और जो बचा हुआ है सबको उतार दो, B गुने A गुने A। तो A कितना हो गया, 1 3 4, A का पावर 4, और फिर यहाँ पर हो गया B का पावर 3। तो A का पावर 4 B का पावर 3 कौन सा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, C। कौन सा होगा, C। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है। मतलब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सअभाज्य है। सअभाज्य एक ऐसा संख्या होता है जिसमें से अगर हम इसका गुणनखंड करते हैं, जैसे यहाँ 15 45 से गुणनखंड करते हैं, तो इसमें से कोई भी कॉमन नहीं हो, यानी हम जैसे बोल सकते हैं कोई भी एक समान का नहीं। जैसे अगर हम 15 को गुणनखंड करते हैं तो 5 गुने 3 होता है, अगर हम 45 को करते हैं 3 3 और 5 होता है, ठीक है। तो इसमें ये आ गया कॉमन, तो ये जो होगा सगुणनखंड नहीं होगा। आगे करते हैं 9 का करेंगे तो 3 और 3 होगा। अगर हम 16 का करेंगे तो 4 गुने 4 होगा। तो इसमें कोई एक समान नहीं है, तो अपन ये जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। यानी इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसका HCF क्या आता है, 1 आता है, तो उसको बोलते हैं सअभाज्य। अगला क्वेश्चन है 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जाता है। ये जो है इसको P/Q के, तो आप लोग जानते होंगे कि अगर हम इसको लिखें तो 2125 बटा हम लिख सकते हैं 10,000। अगर इसको आप लोग डिवाइड करिएगा तो हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। क्या आ जाएगा, बी। आप लोग यहाँ देखिए पॉइंट में ये है, अगर इसको आप ऑप्शन से भी बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। इसको अगर भागा देंगे तो ये वाला नहीं आएगा, अगर हम इसको भागा देंगे तो ये आ जाएगा। जैसे हम सोल्व करते हैं, भागा कर देंगे तो पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 16 3 48 हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 16 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 होगा, फिर हो जाएगा 16 दूना 32 हो जाएगा, पर 8 हो जाएगा, 16 25 80, यानी 31 25 आ गया ये, यानी हमारा आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। बहुपद मतलब बहुपद जो होता है इससे पहले जो x का जो पावर है वो -1 नहीं होना चाहिए, इसका कुछ भी रूट में नहीं होना चाहिए, जैसे रूट में 1 2 3 4 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ये रूट में है, इसका जो x का जो पावर है वो -1 है, अगर इसको ऊपर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ भी रूट में है, तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पे इसमें कोई भी रूट में नहीं है, x का पावर कोई भी रूट में नहीं है, तो अपन आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी। बहुपद इतना का घात होगा, यानी ये जो है इसका पावर कितना होगा, यानी डिग्री कितना का होगा। तो अगर हम इसको सामान्य रूप में देखें तो अगर हम इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर कितना आएगा, x² आएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है, x का क्यूब। अगर हम दोनों को अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 + 3 यानी x का पावर 5, इससे ज़्यादा इसमें नहीं आ सकता, तो ये हो जाएगा b। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो x का पावर है उसको इसके सबसे ज़्यादा वाला पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कौन सा आ जाएगा, b। बहुपद इतना के शून्यक है। अगर आप लोग इन शून्यक निकाला होगा तो ऐसे आपको मालूम होगा कि इसके इक्वल टू 0 कर देते हैं। 0 करते हैं तो यहाँ अगर x² हो जाएगा कितना, 3। अगर इसको निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा +-√3। तो कौन सा है ये, यानी आंसर हो जाएगा ए। बहुपद इतना, बहुपद px 2x² - 8x - 12 है, तो P2 का मान लिखा है, यानी ये जो x है x के जगह पर कितना वैल्यू रख दिया, 2। कितना रख दिया, 2। अब 2 को ये x के जगह पे रख दो, कहाँ पे रख दो, एक x के जगह पर रख दो, तो 2 गुने 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 गुने 2 -12, ये हो जाएगा 8 - 16 - 12। अगर हम इसको करते हैं तो आ जाएगा -20। कौन सा आ जाएगा, -20। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि बहुपद इतना के 3y² +
7 y माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का मान होगा। मतलब शून्य के व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक जैसे मान लेते हैं कि एक का अल्फा है तो एक का हो जाएगा 1/अल्फा, यानी ऐसा होता है तो k का मान क्या होगा। तो आपने अगर पढ़ रखा होगा एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अगर हमारा द्विघात समीकरण ये है तो ठीक है। तो और फिर एक होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो यहाँ पे एक्स नहीं देकर क्या दिया, वाई दिया है। ए की जगह पर 3 है, बी की जगह पर इतना है और सी की जगह पर के दे रखा है। तो हमारा दो जो शून्य है से क्या है, ये है। मान लो ये जो हो गया से अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा गुने 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई है। तो सी कितना है माइनस का के और ये कितना है 3, तो ये दोनों के खत्म हो जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म, यानी माइनस के इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी के इक्वल टू हो जाएगा -3, यानी डी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर। अब देखो शून्य के इतना वाले शून्य -2 -5 वाले बहुपदों की संख्या कितना होगा। अब ये जो दो शून्यक होता है इसके बहुत सारे बहुपद हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। ये आप लोग ख्याल रखिएगा कि ये जो हो सकते हैं ये अनगिनत हो सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे जो मतलब हैं इससे बहुत सारे बहुपद बन सकते हैं जिसके शून्यक -2 और -5 आते हों। यदि बहुपद पी एक्स 5x² + 7x - 12 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 5 मल्टीप्लाई एक अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अभी आपको पीछे बतलाए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -7/-b/ए। तो यहाँ पर b क्या है 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा, b क्या है 7, तो हो जाएगा -7, ए कितना है 5, तो ये होगा, तो इसको यहाँ पर मान रख दो और इसको 5 से गुना कर दो, तो ये आ गया -7, यानी ए आंसर हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद इसका शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें आप लोगों ने पढ़े होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/ए। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, ये होता है c/ए। एक होता है अल्फा बीटा गामा -d/ए। तो हमसे पूछ कौन रहा है अल्फा बीटा गामा, यानी कौन सा हो जाएगा -d/ए, यानी डी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएंगे। यदि रेखाएं इतना और इतना समानांतर हो तो p का मान क्या होगा। अगर ये और ये समानांतर हो तो समानांतर का आप लोग अगर दो इक्वेशन ऐसा हो ax + by इक्वल टू c और a1x, एक मिनट, यहाँ मान लेते a1x b1x c1, a2x b2y इक्वल टू c2। तो यहाँ पर समानांतर होने का एक कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर c1/c2 होता है तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पर हो जाते हैं, तो यहाँ c1 और c2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम करते हैं, तो a1 कितना हो जाएगा 5, a2 कितना हो जाएगा 15, b1 कितना हो जाएगा b2 कितना हो जाएगा 9। अगर इसको करेंगे तो 15 तो 9/3 इक्वल टू p, और यहाँ पर 3, यानी p इक्वल टू 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3, यानी कौन सा आंसर ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा ये। यदि दो चरों में दो रेखीय समीकरण के अलग प्रतिच्छेदी होती है, यदि दो चरों में दो रेखीय समीकरणों के अलग प्रतिच्छेदी होती है तो हल होगा। यानी ये बोल रहा है कि दो चर यानी x एंड y दो चर है, ठीक है। इससे दो कोई
दो कोई समीकरण बनता है, मान लो कि ऐसा a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, और ये प्रतिच्छेदी होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी। मतलब एक लाइन जो है ये जो है ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो इसके जो हल होंगे से कितने होंगे? वो केवल एक ही होगा ना, नहीं सिर्फ एक। कौन सा हो जाएगा? सिर्फ एक। अगला क्वेश्चन, यदि 5x माइनस 8y इक्वल टू 0 और 10x माइनस 8y इक्वल टू 0 हो तो x और y का मान बताएं। इसमें आपको एक चीज़ मैं बतलाना चाहता हूँ कि अगर कोई इधर एक्स वाई हो और इधर साइड अगर 0 हो तो इसका एक सिंपल सा होता है कि ऐसे जो इसके जो सॉल्यूशन होता है ये कहाँ से जाता है? 0 0 से होकर। इसमें भी ऐसा ही है, इधर क्या है? c 0 है, तो ए और बी क्या है? कुछ है यहाँ पे, और c 0, तो ये भी कुछ लाइन ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन जो है से कहाँ से पास करेगा? 0 0 से। तो इसमें c दे रखा है 0 0, या फिर आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको 2 से गुना कर दे समीकरण 1 को, और फिर इसको लिख दे 10, और फिर इसे करके भी आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 जहाँ a इक्वल टू नहीं होता का मूल समान हो तो c का वैल्यू क्या होगा? मूल मतलब शून्य जो उसके हैं, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा दोनों क्या है? समान है। तो अल्फा प्लस बीटा लिखने के लिए क्या बतलाए थे? माइनस बी बाई ए। तो अगर दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक और बतलाए थे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अगर दोनों समान क्या है तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा तो सी बाई ए हो जाएंगे। अगर हम इसका वैल्यू यहाँ पे रख देते तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2a। इसका यहाँ पे रख देते, अगर इसका मान यहाँ पर रखते हैं तो माइनस बी बाई 2a का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अगर इसको काटेंगे तो एक कट जाएगा, यहाँ पर एक a बच जाएगा, तो c का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a। तो बी स्क्वायर बाई 4a कौन सा आंसर है? बी। कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है, यानी द्विघात समीकरण जो अगर कोई अचर हो, चर हो, जिसका पावर 2 होना चाहिए तब इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण, ठीक है। अगर इसके पावर पर अगर 2 नहीं हो, अगर 1 हो तो उसको हम द्विघात समीकरण नहीं बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 3x² होगा, यानी ये तो द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखें तो इधर माइनस x² है, इधर प्लस, तो अगर ये इधर वाला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस x², तो ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। इस पे देखते हैं, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो a² यानी √2x का a² माइनस 2ab प्लस b², यानी इसको करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और इधर भी क्या है? 2x है, तो इससे खत्म हो जाएगा, तो यानी ये जो हो गया, क्योंकि x² वाला खत्म हो गया तो फिर बचेगा कौन से? x वाला बचेगा। तो x वाला अगर बचेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता, एक रैखिक समीकरण होता है। नहीं, इसको एक रैखिक समीकरण नहीं बोलते हैं। ये जो होता है ऐसा समीकरण होता है जिसका घात क्या होता है? 1 होता है, या इसको एक रैखिक समीकरण भी बोल सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? अगर इसका एक मूल 3 हो तो दूसरा मूल क्या होगा? बहुत आसान है। एक आपको वो पीछे वाला ही अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मालूम होगा। इस पर आप किसी में भी एक हमको मान लो कि अल्फा इक्वल टू 3 दे रखा है, तो बीटा का वैल्यू निकालना, तो हम ये सेकंड वाला में रखते हैं। ये हो गया 3, बीटा सी कितना है? 12, और ये कितना है? इतना। तो
तो ये हो जाएगा 12/3 यानी बीटा का वैल्यू आ गया 4। कितना आ गया? बीटा का वैल्यू आ गया 4। तो चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 कौन सा है? बी आंसर। कौन सा है? बी। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू के मूल पी तथा क्यू हो तो पी प्लस क्यू क्या होंगे? अब देखो ये क्या बोलते हैं, यदि द्विघात समीकरण इतना है, ठीक है, कि मूल पी और क्यू है, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? पी, बीटा इक्वल टू क्या हो गया? क्यू, ठीक है, हो तो पी प्लस क्यू क्या होंगे? अब ये जो P है Q है इसी का तो आती है, तो यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं तो क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो क्या आता है? सी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? P प्लस क्यू है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है? P माइनस पी, ए कितना है? 1। अगर तो यहाँ से अगर हम आगे अगर सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू माइनस पी, अगर इसको लाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस में, यानी 2P प्लस क्यू इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर सोल्व करते हैं तो अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई यानी पी क्यू हो जाएगा, और सी कितना है? क्यू, यानी क्यू से क्यू खत्म, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। पी का वैल्यू अगर 1 हो गया तो 2 गुने 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0, यानी क्यू का वैल्यू हो जाएगा अपन हमारा माइनस का 2। अब हमसे पूछ रहा है कि P प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो P प्लस क्यू इक्वल टू, तो P हो गया 1 और Q हो गया माइनस के 2, यानी आ जाएगा माइनस के 1। कितना आ जाएगा? माइनस के 1, यानी -1 ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 का विविक्तर कितना होगा? यानी विविक्तर इसको बोलते हैं माइनस बी स्क्वायर 4ac, इसको हम लोग विविक्तर बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर b कितना है? तो अभी लिखने के लिए बतलाए थे ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो b कितना है? अगर b हम यहाँ पर से साइन के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 13, माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है? 3, और यहाँ 10 हो गया, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है माइनस, और अगर हम इसको करेंगे तो 4 12 और 10 120, 120 में से अगर 69 घटाते तो 49, कितना आ जाएगा? 49, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। इसमें सावधान रहिएगा, यहाँ पर एक माइनस भी है, तो जब आप करेक्ट आंसर करेंगे तो एक बार प्लस माइनस देख लेंगे। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल। अब बोल रहा है कि अगर इसका अल्फा बीटा 2 अगर मूल है, ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? तो एक तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल है, देखिए ये जो ऐसे फैक्टर में टूटा हुआ है, यानी x गुने 2x प्लस 5 हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको इधर भेज दें तो x इक्वल टू 0 हो गया, और एक और आएगा तो 5/2 माइनस में। अब एक 0 है, तो अगर किसी को 0 से कुछ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, यानी बी हो जाएगा। कौन सा? अब पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है? इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको अगर रूट का थोड़ा पता होगा तो अच्छा से आएगा। ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसके ऊपर 2 2 2 बैठता चल जा रहा है, मतलब ये नहीं होने वाला है, ठीक है। ये जो है एपी में नहीं जीपी में है, आगे आप लोग जीपी पढ़िएगा जैसे नहीं है, और ये तो पता ही नहीं क्या दिया है। ये आप लोग देखिएगा, √7 दिया, आगे फिर दिया है √7 मल्टीप्लाई 4, फिर दिया है √7 मल्टीप्लाई 9, फिर दिया है √7 मल्टीप्लाई 16, और डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, √7, 9 का कितना होता है? 3, 16 का कितना होता है? 4। तो मतलब ये एक जीपी में बन रहा है ना। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपन के समांतर श्रेणी, यानी ये जो है से एपी में हो जाएंगे।
अब ये बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 होगा। तो ये तो अब बहुत आसान है, जिसको अगर फार्मूला नहीं मालूम होगा तो कौन सा पद, तो ये तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमको 12, 10, 8 दे रखा है, तो इसमें कितने का गैप चल रहा है, मतलब कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो अगला हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 0। तो कौन सा पद है, 1, 2, 3, 4, 6, 7, सातवां आ गया। या फिर इसका एक और फार्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। यहाँ पर एक कौन सा होता है, ये पहला पद कौन सा होता है, पहला पद। एन क्या होता है, कौन सा पद है, कौन सा पद है, और डी क्या होता है, मतलब दोनों के बीच का अंतर कौन सा है। तो हमको 0, कौन सा पद 0 होगा, तो लास्ट हो गया 0। एक कौन सा हो गया, 12। एन हमको निकालना है कौन सा पद है, और ये डी कितना हो गया, -2, क्योंकि ये पीछे जा रहा है, तो इसको ऐसे ना करते हैं 10 माइनस 12, यानी हो जाएगा -2, ठीक ना, क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहा है, घट रहा है। जब अगर कोई भी श्रेणी घटता है तो वो क्या होता है कि माइनस में उसका डी होता है। तो अगर इसको निकालेंगे तो इसका 12/-2 और n-1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा 6 इक्वल टू n-1। अगर n करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32। समांतर श्रेणी का इसका सार्वंतर क्या है। सार्वंतर आप लोगों ने निकाला होगा डी, कैसे निकालते थे, a2 माइनस a1। तो यहाँ पर a1 हो गया, ये a2 हो गया ए, तो यहाँ पर a1 a2 कितना है, -1, और माइनस होता था यहाँ -5, तो कितना हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस +5 हो गया 4। कौन सा हो जाएगा, 4। अगर इसके आगे भी निकालेंगे तो 3 और 4 7 होते हैं, नहीं 4 आएंगे, कौन सा है, 4। यदि समांतर श्रेणी का पहला पद a और सार्वंतर d है तो प्रथम पदों का योगफल कितना होगा। प्रथम इन पदों का योगफल कितना होगा। आप जब अगर समांतर श्रेणी शुरू किए होंगे तो उसमें आपको ये फार्मूला जरूर पढ़ाया होगा कि जब a हो, d हो, n मालूम है तो इसका योगफल क्या होता है। तो एक पढ़े होंगे n/d, n/2, फिर कर्ली ब्रैकेट आता है, फिर 2a प्लस n-1, और यहाँ पर आ जाता है d। ये होता है योगफल। क्या होता है, कोई अगर समांतर श्रेणी में जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 अगर ऐसे कुछ जा रहा है तो n कौन सा होगा, कितने पदों का योगफल चाहिए। अगर मेरे को यहाँ पर 100 पदों का चाहिए तो यहाँ पर 100 रख दो। a कौन सा हो गया, a पहला वाला हो गया। n कौन सा है, 100 पदों का चाहिए n, तो यहाँ पर 100 रख देंगे। और d मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 के बीच की, इसके बीच का कितना 2, यहाँ पर 2 रख देंगे। इस तरह से हमारा योगफल निकलता है। तो इसका आंसर कौन सा है, सी। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn इतना हो तो t5 क्या होगा। अब देखो, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना a1, a2, a3 ऐसे करते करते लास्ट में जाता है tn, यानी हम लोग इसको an भी बोलते हैं। यानी ये जो nवां पद, यानी nवां पद है जो है, यानी लास्ट वाला ये वाला। तो अगर हम an a है 3 - 4 है, तो an-1 क्या होगा, 3, नहीं 1 मिनट, हाँ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ने tn 3 - 4n दिया है तो t5 क्या होगा, यानी n का वैल्यू क्या रख दिया, 5। तो ये हो गया 3 माइनस 5, इतना हो गया। तो ये 3 - 20 यानी हो गया -17। कितना हो गया, -17। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना हो, सामान्य पद यानी कोई एक जनरल टर्म अगर बीच में से कहीं से लेते हैं, यानी an पद मान लो 17 - 5n दिया, तो इसका सार्वंतर क्या होगा। ऐसे तो हम इसको बदला सकते हैं कि -5 है, लेकिन इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकालते हैं, तो n-1 पद कौन सा हो जाएगा, 17 - 5n - 1, ठीक है।
अगर an माइनस 1 17 माइनस 5n प्लस 5 ये हो जाएगा 22 माइनस 5n। अब पढ़ेंगे कि सर्वांतर निकालने के लिए क्या होता है, an माइनस 1 माइनस a2 माइनस a1 होता है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा an माइनस an माइनस 1। तो an कौन सा है, 17 माइनस 5n और माइनस 22 और ये वाला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5n, तो ये से एक खत्म हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 5। इसको एक तरीके से आप लोग और सोल्व कर सकते हैं कि इसमें सबका वैल्यू रख देंगे, जिससे हमारा क्या निकल जाएगा, सर्वांतर निकल जाएगा। जैसे ऐसे यहाँ पे मान लेते हैं टी एन इक्वल टू कुछ दिया है 17 माइनस 5n। इसमें टी एन का वैल्यू पहले 1 रखते हैं, 1 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा। T2 रखते हैं तो यहाँ 10 यानी 7। अब अगर हम इसको देखते हैं तो T2 माइनस T1 करेंगे ना, T2 माइनस T1 यानी 7 माइनस 12 यानी माइनस का 5। ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। n विषम संख्या है, मतलब इसका सिंपल फार्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। आप लोग ऐसे भी अगर कभी भूल जाओ तो ट्राई करना। विषम संख्या क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है ऐसा। अगर हम इस सब को अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, जैसे अगर हम जोड़ते हैं तो 4 9 16 25 और 11 36, तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा, यानी एन का स्क्वायर करते हैं। यदि 18 एक्स वाई और -3 समांतर श्रेणी में हो तो x प्लस वाई कितना होगा। अगर समांतर श्रेणी में हो तो हम लोग जानते हैं कि सर्वांतर उसका सेम होता है, तो x माइनस 18 माइनस 3 माइनस वाई ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस वाई कर देंगे और -3 ये 18 है तो इधर पर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा, 15, यानी कौन सा आ जाएगा, डी आंसर कौन सा आ जाएगा, डी। यदि ए बी पूरक कोण है, यहाँ पे ये थोड़ा गलत दे दिया, यहाँ पे शायद ये होना चाहिए था पूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं, जहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, 90। क्या होता है, 90 होता है। तो अब हमको यहाँ देखना है कि ये तो हो नहीं सकता, कॉट भी नहीं हो सकता, टेन भी नहीं। ये सेक और कॉसेक का अगर आपको फार्मूला मालूम होगा कि सेक π/2 माइनस कुछ अगर थीटा होता है तो ये क्या होता है, कॉसेक में आ जाता है। क्या होता है, कॉसेक में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम करते हैं कि a इक्वल टू लिखते हैं 90 माइनस बी, क्या लिखते हैं, b। तो अगर हम यहाँ पर अगर a लिखे तो सेक 90 माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक b, यानी बी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉस 90 माइनस फाइव, ये तो सब लोग का याद किया हुआ होगा, साइन 5 क्या हो जाएगा, साइन 5, यानी ए आंसर। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 27 माइनस साइन स्क्वायर 63। आपको एक तो यहाँ पे भी फॉर्मूला याद होगा, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं माइनस साइन स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 27, क्योंकि अगर हम इसको घटाएंगे तो ये कितना वाला है, 63 ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 माइनस कॉस स्क्वायर 27, क्योंकि ऊपर वाला अगर करेंगे तो 27 होगा, तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, यानी आ जाएगा 0। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही से प्रैक्टिस किए होंगे और अच्छे से किए होंगे।
और आप लोग ने कमेंट में लिख कर बतलाइएगा कि आप लोगों ने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए। अगर अगर आप अच्छे से सोल्व किए होंगे, जहाँ आपका गलती होगा अगर सुधारने का प्रयास करेंगे तो आपका ज़रूर अच्छा से एग्ज़ाम जाएगा। थैंक यू।